बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच और प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। क्योंकि आज अरसलान खालिद साहब की तबीयत नासाज है तो ये जिम्मेदारी आज मेरे कांधों पर है। नाज़रीन, मुल्क में जारी इस वक्त सियासी सूरत हाल और उससे इंटरलिंक्ड है माशी सूरत हाल, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा दें आपको अपने मेहमान ग्रामी का। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद होंगे इसी प्रोग्राम में। और हम गुफ्तगू करेंगे कुछ सियासी सूरत हाल पर। आने वाले इलेक्शंस 21 तारीख का ऐलान भी हो चुका है। अब 21 तारीख के ऐलान के बाद बयानिया भी तब्दील हुआ है। तो साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन का अहम दौरा किया और अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ से मुलाकात की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करने पर नवाज़ शरीफ को शहबाज शरीफ कायल करने में कामयाब हो गए। नवाज़ शरीफ इंतकाम के बजाय मुल्क को ठीक करने पर तवज्जो देंगे, इसहाक डार साहब ने भी बयान दे दिया। तो ओवरऑल जो नून लीग का बयानिया है वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बयानिया सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए तब्दील हो रहा है। आने वाले दिनों में यानी 21 अक्टूबर, अगर नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को आ जाते हैं तब ये बयानिया क्या रहेगा। और इस सारी सूरत हाल में जो दीगर पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ होगा। और ये सारी जो इस वक्त बाज़गश्त हम सुन रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, ये किस रुख जाएगी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब की तरफ चलते हैं। नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो पहले था अब वो इस 21 अक्टूबर की तारीख़ के ऐलान के बाद तब्दील होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक जब शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया तो ये बयानिया यकसर तब्दील हो गया। क्या वजह हो सकती है? बयानिया बना भी वहीं था, शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और बयानिया फिर वापस भी लिया गया, वो भी बाहमी मुशावरत से वापस लिया गया होगा। जो बयानिया बनाया जा रहा था तो उससे ये ज़ाहिर करना था कि जनाब हम तो इनकलाबी हो गए हैं, पहले भी कई बार इनकलाबी हुए हैं कि जनाब हम जो है हम तो चाहते थे कि क्या ऐसे बयानिया के साथ हैं जो स्ट्रांग बयान हो। ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ही एक नामुनासिब सा बयानिया है। डायरेक्ट किस तरह से आप आकर कन्फ्रंटेशन में होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप पॉलिसीज़ के सिलसिले में आप कहते हैं कि हम आज़ाद खारजा पॉलिसी, आज़ाद हमारी जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन की पॉलिसी, आपकी पूरे पाकिस्तान को डेवलप करने की पॉलिसी, आपका मैं पिछले दिनों ईरान में था, इस्फहान से लेकर तेहरान तक इस पूरे के पूरे 400 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला है। वहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक इंडस्ट्रियल स्टेट मौजूद है। तकरीबन हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद एक बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है और वहाँ पर बड़ा काम भी हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ते हम। हमारे यहाँ इंडस्ट्री की डेवलपमेंट नहीं हुई है। हमारे यहाँ सिर्फ सियासत में इंतकाम 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 की बात हुई है। एक आता है तो इंतकाम की बात करता है, फिर दूसरा आता है तो इंतकाम की बात करता है, एक आता है तो अपने मुखालफिन को रगड़ देता है, फिर दूसरे आते हैं तो वो रगड़ देते हैं। किसी हद तक हम कह सकते हैं कि एक ज़माना 2008 से 2013 तक सियासी कैदी नहीं थे पाकिस्तान में, लेकिन उससे बाद भी और उसके पहले भी सियासी कैदी तो आम सी बात रही है कि मुल्क के अंदर सियासी लोगों को पकड़ कर एक दूसरे के खिलाफ होता रहा। अच्छा, ये एहतसाब के लिए होता फिर भी ठीक था, एहतसाब के लिए नहीं था। ये एक तो इंतकाम के लिए था और दूसरा ये वक्त ज़ाया करने के लिए था और ज़्यादा करप्शन फैली इससे। नैब के इदारे ने पाकिस्तान में करप्शन को फ़रोग़ देने में बुनियादी किरदार अदा किया। इससे पहले एंटी करप्शन वाले करप्शन को फ़रोग़ दे रहे थे, अब नैब का इदारा जो है वो भी इसी काम में लगा हुआ है। तो जब तक ये इदारा मौजूद रहेगा, करप्शन भी मौजूद रहेगा, इससे कोई आपकी भलाई नहीं हुई है, कोई आपका भला नहीं हुआ है, मुल्क का ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ नए बयानी के साथ आ रहे हैं तो अच्छा है कि वो नया बयान हो, अच्छा है कि कन्फ्रंटेशन ना करें, अच्छा है कि मुहाज़राई की तरफ ना जाएँ। और इसी तरह से पाकिस्तान के जो ताकत के मराकज़ हैं उनको भी एहसास करना चाहिए। ठीक नज़ीर लगारी साहब, ये तो ठीक है, बिल्कुल बजा फरमा रहे। देखना चाहिए कि बरतानिया क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, रूस क्या कहता है, फ्रांस क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान के अवाम क्या चाहते हैं, पाकिस्तान के अपने मसाइल का हल कैसा होना चाहिए, इस पर देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, ये तो फैक्ट है। लेकिन ये बयानिया अचानक से तब्दील क्यों हुआ? पहले जो बयानिया सामने आया वो क्या एब्रप्ट रिएक्शन था, हम उसे क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये सोचा था कि शायद साबिक़ वज़ीर आज़म जो इस वक्त जेल में हैं उनका ये बयानिया चला है, इस वजह से जो है मैं भी ये बयानिया चलाऊँगा। एक तो ये है कि उन्होंने दो मुख्तलिफ हालात में जो है वो उस बयानिए को चलाया है।
और उन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इवन अब भी उसका बयानिया यही है कि वो मीर जाफ़र हैं, मीर सादिक हैं, और मुल्क के जो जो जिनको हमने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी हुई है वो गद्दार हैं। ये सारा बयानिया उन्होंने बनाया। आपको किसी से भी शिकायत हो सकती है, आप उसके साथ डायलॉग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अपने मुल्क में आप बैठ कर जो है वो दूसरों को गद्दार कहना शुरू कर दें। उनका रवैया ये ठीक नहीं था साबिक़ वज़ीर आज़म का। और फिर आखिर में 9 मई आया जिसने क़यामत ढा दी, और उन्हें बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत जाकर हमले शुरू कर दिए। अब वो एक बयानिया इस्टेब्लिश हुआ और यह बयानिया बिका भी। ये सोचना चाहिए, हमारे ताकत के मराकज़ को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे बयानी को क्यों मकबूलियत हुई है, क्यों आखिर क्या वजह है कि इस बयानी ने इतना जोर पकड़ा है कि मियाँ नवाज शरीफ भी सोच रहे हैं कि यही बयाना ठीक चलेगा। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया, और मेरे ख्याल में बेहतर रियलाइज़ किया कि अब वो और किसी एजेंडे के साथ, किसी और नारे के साथ वो आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो नारा नहीं चला, वो चलना भी नहीं है। और इनका भी जो बेच रहे हैं इस वक्त, वो इस वक्त जिन हालात में इस वजह से ये नारा चल रहा है, या जिस तरह से लोगों के जहन को मसमूम किया गया वो चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा। इनके हाथ में भी ये नारा नहीं रहेगा। राइट। इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन की तारीख तो नहीं दी गई, महीना बता दिया गया है। नसीम सिद्दीकी साहब, बयानिया अचानक से क्यों तब्दील हुआ? जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि नवाज़ शरीफ की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ ही नहीं है। तो ये डिक्शनरी नई छपी है? क्योंकि माजी में तो हमने देखा है तमाम तर मामलात डील के या ढील के ज़रिए चलते रहे। देखिए एहतशाम, आवाम को बहुत बेवकूफ़ समझा जाता है। डील तो इनकी नस नस में भरी हुई है। जिस तरह ये 2000 में भी डील करके गए थे, वापस भी डील करके आए थे, फिर दोबारा अभी डील करके गए। लेकिन मसला ये है कि ये पाकिस्तान में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। बयानिया वाली जो आपने बात की, ये बहुत अच्छा है। बयानिया हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट ही कामयाब होता है, किसी मुल्क में भी आप चले जाएँ। और जब जब वक्त पड़ा है किसी एक बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या किसी एक पार्टी पे, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को, उन्होंने तो अभी सिर्फ कोर्ट में बुलाया था, कोई फैसला नहीं दिया था, लेकिन किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। फिर आपने देखा कि इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी बना। फिर इन्होंने गुजरावाली तकरीर में क्या कुछ नहीं कहा, नैब के ऊपर हमला किया गया जब मरीम नवाज की वहाँ पे पेशी थी। तो ये एक नफरत होती है। कहा जाता है कि जो जमहूरी कुव्वतें उनको जो हटाते हैं उनके खिलाफ। आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो उसके रिएक्शन में पूरे पाकिस्तान में जिस तरह प्रॉपर्टीज को आग लगाई गई, लूट मार की गई, वो तो शायद 9 मई से भी ज्यादा बड़ा वाकया था, क्योंकि लोग मुश्तिल थे, क्योंकि उनकी एक पसंदीदा लीडर को जो है वो असैसिनेट किया गया था, तो उसका रिएक्शन आया था। तो ये हमेशा एक रिएक्शन आता है। और नवाज शरीफ साहब के भी दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि पहले उन्हें एक दफा वजारत आज़मा से निकाल के पाकिस्तान से मुल्क बदर किया गया, उसके बाद दोबारा तीसरी दफा उनको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया। उसके बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी जेल में कि उन्हें डील करके मुल्क से वापस जाना पड़ा। तो वो समझते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और जो ज्यादती हुई है उन्हें भी पता है कि ये ज्यादती करने वाले कौन है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जब वो उनका नाम लेते हैं तो डेफिनेटली वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में किसी भी तरीके से मौजूदा जो अफवाज के चीफ है या साबका चीफ है या किसी के भी नाम का बयानिया बना के नफरतों को ज्यादा जो है वो हवा दी जाए। तो इस चीज की इस पर जीरो टॉलरेंस है। आपने देखा इसी वजह से 9 मई के जो वाकयात हुए थे उसके बाद से अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं उनको बहुत टफ टाइम देना पड़ रहा है। तो वो ये इजाजत नहीं दे सकते कि नवाज शरीफ साहब एक तो पाकिस्तान वापस आए और जो फौज के खिलाफ वो बयानिया बनाए, उसकी गुंजाइश नहीं है। तो उनको बड़ा समझाया गया है शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे आके, तभी उनका बयानिया चेंज हुआ है, बयान चेंज हुआ। इसाक डार साहब का भी बयान आया, जावेद लतीफ साहब का भी बयान आया कि अब सिर्फ जो है पाकिस्तान की तरक्की की बातें होंगी। इसका मतलब उन्होंने अपना बयानिया चेंज कर दिया। इसी तरह आपने देखा था कि जरदारी साहब ने कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने तो 3 साल के लिए आना होता है, सियासतदान ने तो हमेशा के लिए रहना पड़ता है। लेकिन उसके बाद उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और फिर कोई डील हुई जिसके तहत वो वापस आए। तो ये पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो ऐसे मामला चलते रहते हैं। लेकिन असल वजह ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान का आइन और कानून बहाल होना चाहिए। व्हाटसोएवर आपको आइन के ऊपर अमल दरामद करना है, मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने हैं, उसमें तमाम जमातों को हिस्सा लेने दिए जाए,
अवाम अपनी राय का इजहार कर सके। हम दूसरी जगह तो कहते हैं कि इजहार राय की आज़ादी नहीं दी जाती, लेकिन अपनी कौम के साथ हम क्या कर रहे हैं? जब तक फेयर फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम जो आज के हालात हैं, इनके पूरे पूरे जिम्मेदार हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते, पंजाब में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाते, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाते, और अभी जो जनरल इलेक्शन होने हैं उनकी भी 90 दिन के अंदर डेट देते, मुझे तो समझ नहीं आता कि अभी जो हल्का बंदियां हुई है मरदमशुमारी के बाद, उसमें कौमी असेंबली की 2-3 सीटें आगे पीछे हुई हैं, और सूबाई असेंबली की कुछ 7-8 सीटें आगे पीछे हुई हैं। तो ये 2-4-8 सीटें आगे पीछे करने के लिए आपने एक तो अरबों रुपया उस मरदमशुमारी पे लगा दिया, हल्का बंदियों पे लगा दिया, और आपने आइन से रूगर्दानी की। तो जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। नज़ीर लगारी साहब, आपकी तरफ वापस आता हूँ। नसीम साहब, ज़रा एक सूरत हाल है। नज़ीर लगारी साहब, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, पीपल्स पार्टी की जानिब से अब नैब कानून की बहाली को इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड करार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ, अब से नहीं, जब से ये नैब का इदारा बना है, ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। अब तक जो कुछ भी किया गया है, एक आदमी ने कहा कि जनाब मैंने करप्शन की और मैं कुछ पाउंड करके कुछ लाख पाउंड लेकर चला गया, और ज़ाहिर है मुझे भी वहाँ परदेश गुजारना था। ये बाकायदा मीडिया पर ये बात आई। फिर जब वो शख्स वापस आया, उसने आकर हाकिम वक्त के हाथ पर बैयत की, उसके हाथ पर बोसा दिया, और नैब ने उसको ड्राई क्लीन कर दिया। वो जाकर बड़े बड़े उसको मनसब, बड़ी बड़ी वजारतें उसकी खिदमत में पेश की गई। ये नैब बनने के बाद की बात कर रहा हूँ। एक और साहब थे, उनको 40 साल की सज़ा हुई, वो एक दिन भी जेल में नहीं गए। एक और साहब थे जिनके बहुत से मुकदमात थे, बहुत से मुकदमात में बहुत सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन जेल में वो कभी भी नहीं गए। जेल में लोग गए हैं, लेकिन वो जेल में रहकर बेल पर आए, बाहर में मुकदमे चले और मुकदमे खत्म हो गए। अच्छा नज़ीर, अगर सब जेल की जो बात करें, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बात कर रहे हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी हो सकती है कि इस वक्त एक ख़ास शख्सियत जो है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इस वक्त जेल में मौजूद है, और अगर नवाज़ शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आते हैं तो जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकर साहब ने कहा है कि कानून के मुताबिक उनसे डील किया जाएगा, तो कानूनन तो अदालत ने फैसला करना है, लेकिन जो सूरत हाल लगती है कि वो भी जेलों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक अमल दरामद की बात कर रहे हैं। देखें, कानून के मुताबिक इस वक्त तो उन्हें सज़ा हो चुकी है, जो कि सज़ा सस्पेंड है, मगर उस सज़ा के असरात मौजूद हैं, और वो किसी और केस में उनकी तशवीश हो रही है। अदालत की तरफ से मफरूर करार दिया जा चुका है, और आपको मालूम है कि वो किस तरह से यहाँ से गए थे, अदालत की तरफ से इजाज़त। अच्छा, आप मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। जी सर, जी सर। मियाँ नवाज शरीफ के वकला ने कहा है, जो उनके वकला ने कहा, हम वही बात कह सकते हैं कि जनाब हम जाएंगे और प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, और प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद वो जाकर पेश होंगे, और पेश होने के बाद वो मुस्तकिल बेल की दरख्वास्त देंगे, और उसके बाद उनकी बेल मंजूर हो गई तो वो बाहर आ जाएंगे और सियासी अमल कर सकेंगे। और अब इसके बाद अगर ना हुई और तो क्या ऐसी चीज़ हो सकती है? और अगर ना हुई तो जी, मैं नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अगर उनकी बेल मंजूर हो जाती है तो फिर वो डेफिनेटली इलेक्शन के हवाले से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन अगर नहीं होती तो एक्टिविटीज़ में होंगे। फर्ज करें नहीं होती है तो जाहिर है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। गिरफ्तार होने के बाद जेल में उनका स्टेटस वही होगा जो उनके यहाँ से जाने से पहले था, और फिर और केस ट्रायल होगा, चलेगा, या वो इलेक्शन के दौरान ही उनके फैसला हो जाएगा, या फिर उनको बेल हो जाएगी, जो बेल की उनकी दरखास्त पड़ी हुई है उसको और सुनकर उसको फैसला कर लेंगे। राइट, और एक और सवाल में आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया नज़ीर लगारी साहब, एक और सवाल उमड़ता है, क्योंकि इसाक डार साहब ने भी कहा है कि मईशत पर ध्यान दिया जाएगा, इकॉनमी पर, पाकिस्तान की तरक्की पर ध्यान दिया जाएगा, तो ये बयानिया तो हम देख रहे हैं अब बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम माजी में जो इन जमातों की कारकर्दगी देख चुके हैं उस के हिसाब से तो मईशत की तरफ तवज्जो देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आपने ठीक कहा है, इसलिए कि जब से ये पिछले 5 साल का जो अमल है वो पाकिस्तान के लिए बर्बादी का अमल था। अल्लाह ना करे इस मुल्क को हमेशा अल्लाह खुशहाल रखे, लेकिन हुआ क्या,
आपने एक लाडले के लिए जितनी ज़्यादा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने फुर्तियाँ दिखाई थी और उसको लाने के लिए जिस तरह के इकदाम किए गए, जिस तरह से पार्टियों में तोड़ फोड़ मचाएगी कि जिस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी पार्टी में डाला गया था, उसने 3.5-4 साल 4.25 साल तो बर्बादी की बुनियाद रख दी थी गहरी, और उसने जगह जगह पर पाकिस्तान में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। अब वो तबाही की तरफ जाती हुई मैशत, और ये कहते उस जिस दिन वो छोड़ के जा रहे थे उस दिन 191 पर था डॉलर, फिर तो डॉलर 300 तक चला गया, इसलिए कि वो आप ढलवान में जब खड़े होंगे और ऊपर से आपको धक्का पड़ रहा होगा तो आप नीचे चले जाएंगे। यही हुआ पाकिस्तान की मैशत के साथ। मैशत को घसीट कर ऐसी पोजीशन में ले आए जहाँ से लुढ़कते हुए नीचे जा रही है। वो लुढ़काने का अमल जो है वो शहजादे ने किया था, जिसको बड़े प्यार मोहब्बत से लाया गया था। ये गलत था, अब भी गलत होगा अगर ऐसा किया जाता है, किसी के साथ भी ऐसा किया जाता है, फेवर किया जाता है, किसी के लिए इलेक्शन अरेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, इंजीनियर किया जाता है, किसी को वो किया जाता है कि जनाब ये लाडला तो आना चाहिए, तो उसके ऐसा नहीं होना चाहिए। अवाम के पास जाना चाहिए, अवाम के पास हक, ये अवाम का हक है कि लोगों को मुंतखब करें, अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और फिर उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये कि सारा मलबा इस 1.5 साल पर डाल दिया जाए, बिल्कुल इन पर डाला जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले 3.5 साल 4.25 साल जो बर्बादी होती रही है उस पर भी बात होनी चाहिए। नज़ीर लगारी साहब, सिर्फ 3.5, 4, 5 साल की बात नहीं है, तो 75 साल की कहानी है, लंबी हो जाएगी, लेकिन वक्त कम है हमारे पास। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? जब हम मईशत की बात उन पार्टीज से सुनते हैं या मईशत की बेहतरी की बात हम उन पार्टी से सुनते हैं जिन्होंने आर्टिफिशियली मैनेज किया आपकी इकॉनमी को, और नुकसान आज तक हम भुगत रहे हैं। देखिए, जब जमहूरी हुकूमतों को कमज़ोर किया जाता है या इलेक्शन में रिगिंग होती है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। 2008 के इलेक्शन हुए थे, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी, पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में हुकूमत बनाई, लेकिन आपने देखा कि किस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को बार बार स्विस केस के ख़त लिखने के लिए अदालत में बुला लिया जाता था और उनको काम नहीं करने दिया जाता था। उसके बाद आप 2013 के अगर इलेक्शन देखे जाए तो वो भी रिग्ड इलेक्शन थे। उसके बारे में जरदारी साहब ने कहा था कि ये आरओस के इलेक्शन है। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे या हमारे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, कहा जाता है कि उन्होंने मैनिपुलेशन की थी। तो बात यह है कि जब तक आप आवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे तब तक मामला दुरुस्त नहीं होते। फिर इसी तरह 2018 के इलेक्शनों में कहा गया कि आरटीएस फेल हो गया तो उनको जबरदस्ती लाया गया। लेकिन मैं ये मईशत वाले मामले पे थोड़ा सा इख्तलाफ का हक रखता हूँ कि हमने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी और उसमें कोविड भी आया जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी नीचे गई, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छे तरीके से जो लॉकडाउन लगाए थे, मईशत को चलने दिया, इंडस्ट्री को चलने दिया। उसके बावजूद जब ये रिजीम चेंज वाला मामला हुआ था उस वक्त देखें कि डॉलर 180 पे था, पेट्रोल 150 के ऊपर था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी चल रही थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही थी। तो मेरे ख्याल से तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो ही ये रिजीम चेंज वाली साजिश होती है उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आती है तो आप देख लें कि डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंचा। आखिर अभी भी तो मौजूदा निगरान हुकूमत ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर डॉलर को कंट्रोल किया है, वो नीचे आया है ना। तो ये जब 15 महीने के अंदर क्या ये नहीं ला सकते थे, क्योंकि ये भी एक पेज पे मौजूद थे। जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद साथ रहें। नसीम सिद्दीकी साहब, इंटरनेशनल प्रेशर था, कुछ आईएमएफ की बाइंडिंग्स थी, आपको बढ़ाना ही बढ़ाना था। नहीं, मुझे बता देना कौन से मुआहदे थे कि पेट्रोल 150 का था, डॉलर 180 का था। तमाम मामला तो सही चल रहे थे ना। अगर उनको उनका वक्त पूरा करने दिया जाता, जो सियासी मामला हुए उनको फामो तफहीम के साथ हल किया जाता तो ये मामला हल हो जाते और एक जमहूरियत जो है वो पटरी से उतरती नहीं। इस वक्त तो जमहूरियत ही पूरी पटरी से उतरी हुई है कि निगरान गवर्नमेंट जो है वो नाजायज तौर पे काबिज है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। और ये जब वक्त गुजर जाएगा 90 दिन का तो सिंध बलोचिस्तान और वफाक में भी जो है वो इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो जब आप आइन की पासदारी नहीं कर रहे तो आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सारा मलबा, सारा इल्जाम आप उस गवर्नमेंट के ऊपर डालते चले जाएं। 75 सालों से इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? नफरत ही नफरत आपने फैलाई है। जब आपने मुजीब को गिरफ्तार किया, गद्दार बनाया, नफरत इतनी फैली कि आपको ईस्ट पाकिस्तान की कुर्बानी देनी पड़ी। फिर आपने भुट्टो साहब को शहीद किया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, सिंध में नफरत की आग फैली। फिर आपने नवाज शरीफ को 1999 में तैयारा अगवा केस में गिरफ्तार किया, सजा दी। पंजाब में नफरत फैली, साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, पंजाब में
ओवरसीज में, खैबर पख्तूनख्वा में एक शदीद नफरत की लहर है। हमारी पाक फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जान को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर रहे हैं। तो मतलब गड़बड़ किधर हो रही है ये समझ नहीं आ रही। गड़बड़ यही है कि हर बिल्कुल इदारा बिल्कुल। अपने हदूद में रहे, आइन और कानून की पासदारी हो, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क है, एक छोटी सी नसीम पाकिस्तान सिद्दीकी तरक्की साहब, की क्योंकि वक्त क्योंकि कम है आमदनी हो और हमारे पास एक और भी मैटर है जो दहशतगर्दी के हवाले से एक छोटी सी यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस फॉर अ पर्सन एंड अ पर्सन फॉर अ प्लेस। तो जिक्सॉ पजल वाली सिचुएशन होती है, हर मखसूस जगह के लिए एक मखसूस शख्स होता है और उस मखसूस शख्स के लिए वही मखसूस जगह होती है। तो अगर अपने अपने हदूद में रहते हुए सभी काम करें, बेहतर से बेहतर काम करें, तो मुल्क तरक्की करेगा, क्यों नहीं करेगा। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त करंट है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता रोज़, इन अफसोसनाक वाक़यात के हवाले से बात कीजिएगा। नज़ीर लगारी साहब, मईशत पर कितने असरात होंगे, इसे कंट्रोल करने के लिए जो नेक्टा है उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है? वो तो नहीं हो रहा है। अपेक्स कमेटियों की मीटिंग्स कहाँ हो रही हैं। मसला और है, वो जो आपने बनाया था एक कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान था, उस पर क्या अमल दरामद हुआ? उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आपने एक बड़े ऑपरेशन किए, एक नहीं, दो नहीं, 3 ऑपरेशन किए आपने। ऑपरेशन वो किया था सवात वाला, फिर आपने ये मीरान शाह वाला ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ज़रब किया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया। उसके नतायज क्या हुए? नतायज ये हुआ, ये अच्छा हुआ है कि दहशतगर्दी बहुत कम हो गई है। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। वहाँ वो वाक़या, यहाँ पर जो है सकरन में वाक़या हुआ, हैरान कुन वाक़या है कि जिस तरह से देहाती जो हैं वो पुरअमन देहाती मारे गए हैं, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा है। कोई उसको उस सारी लाशों को कोई ओन नहीं कर रहा है कि ये जो है बेगुनाह क्यों मारे गए हैं। तो इस तरह के वाक़यात जब होंगे तो लोगों के अंदर एक वेव फैलती हैं, लोगों के अंदर लहरें फैलती हैं, और लोग जो हैं अपने आप को समझते हैं कि हमें एलियन समझा जा रहा है, हमें अजनबी समझा जा रहा है, हमारे साथ जो है एक किसी और दर्जे के शहरी का सलूक उनके साथ रवा है। रखा जा रहा है, ये फीलिंग सी आती है। नज़ीर लगारी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब से भी सूरत हाल पे बात कर रहे थे, वक्त थोड़ा सा कम है। नसीम सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? एक तरफ दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है और दूसरी जानिब अब ये सबूत भी मिल रहे हैं कि बाकायदा इसमें भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस हो सकती है। तहकीकात तो अभी जारी हैं लेकिन इशारे किनारे शुरू हो गए हैं। देखिए, हमारी पाक फौज जिस तरह दहशतगर्दी से उनका अज़म था और जिस तरह दहशतगर्दी की वार हमारी पाक फौज ने लड़ी है पाकिस्तानियों को, तो बड़ा मशकूर होना चाहिए। जब आप फौज को सियासत में इन्वॉल्व करते हैं या उनके खिलाफ बातें करते हैं तो थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। हमारा ईस्टर्न बॉर्डर, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है बहुत खतरनाक है। हमें दोनों तरफ से जो है हमले भी किए जाते हैं और साजिशें भी होती हैं, अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से। लेकिन पाक फौज देखे एक स्ट्रेटेजी पे चल रही है और उन्होंने बहुत हद तक जो है दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई वाकया हो जाता है तो हमें पाक फौज को सपोर्ट भी करना चाहिए, पूरी अवाम को यकजा हो जाना चाहिए। ये दहशतगर्दी की लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी पड़ती है, क्योंकि जब पाक फौज के फौजी जवान जो है अपने खून का नजराना पेश कर रहे होते हैं और हम रात को सुकून से अपने घरों में सो रहे होते हैं, तो वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे होते हैं और उनकी माएँ सो नहीं रही होती, उनकी माएँ जाग रही होती हैं। तो हमें ये मिलजुल के चलना है, कौमी यकजहती मुल्क के अंदर पैदा करनी है, ये नफरतों के बीच को हमने खत्म करना है और मोहब्बत का जो है वो प्रचार करना है। हमारे मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, तमाम सियासतदानों को उसमें शामिल होने की इजाजत होनी चाहिए और ये जो अना की जंग चल रही है इसको खत्म होना चाहिए। सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है और इंशाल्लाह पाकिस्तान रहती उम्र तक रहेगा। जी जी, इंशाल्लाह रहती दुनिया तक पाकिस्तान कायम रहेगा और इसी लिए पाकिस्तान बना है। बहरहाल नज़ीर लगारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला पाकिस्तान के मसाइल पर सिरासिल गुफ्तगू करने के लिए। तो ज़्यादा नहीं, बस मुख्तसर सा हम पैगाम देना चाहते हैं कि तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हम आज भी दुनिया की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि हम इन जंजीरों को किसी भी तरह से इकट्ठे होकर, नफ़रत को छोड़कर मोहब्बत के साथ चलते हुए, दरगुजर के साथ चलते हुए इन जंजीरों को तोड़ेंगे और दुनिया में पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन करेंगे। आज के प्रोग्राम सियासत और सच से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहपान।